हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम BHDC 131 की इकाई 9 करेंगे, जिसका नाम है रीति काव्य के प्रमुख कवि। ठीक है, इससे पहले की जो 8 इकाई हैं वो हम कर चुके हैं और वो आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएंगी। उसका प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्ट वहाँ से भी जाके बाकी की वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस रीति काल के जो प्रमुख कवि जो रहे हैं 3 प्रकार के, उनके बारे में थोड़ा सा परिचय दिया है। ठीक है, तो मैं बस अभी बता देती हूँ कि रीतिबद्ध कवि थे इसके अंदर। ठीक है, जो 3 प्रमुख प्रकार के जो कवि आते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, रीतिबद्ध कवि है, रीतिसिद्ध कवि है और रीतिमुक्त कवि हैं। ये 3 जो है प्रमुख कवि रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा इसमें बताया गया है, वो अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो रीतिबद्ध कवि की, तो ये जो कवि थे वो काव्य लक्षण से संबंधित ग्रंथों की रचना करते थे। ठीक है, और इन्होंने काव्य शास्त्र के जो लक्षणों पर प्रकाश भी डाला और उनको ना उदाहरण के रूप में कविताएं लिखी। ठीक है, और इन कवियों को आचार्य भी कहा जाता था। ठीक है, आचार्य कवियों की भी ना कई श्रेणियां होती हैं, जिनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद दूसरे जो कवि आते हैं वो आते हैं रीतिसिद्ध कवि। तो ये कवि जो थे वो लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं करते थे, जैसे पहले वाले में जो थे वो लक्षण ग्रंथों की रचना करते थे। ठीक है, लेकिन रीति सिद्ध के जो कवि थे वो लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं करते थे, बल्कि अगर हम देखें तो इनकी कविताएं जो होती थी उनमें संवेदना और विषय वस्तु के स्तर पर जो रीति काव्य की परंपरा थी उसके अनुरूप वो कविताएं हमें देखने को मिलती थी। ठीक है, इनका जो काव्य था वो रीतिबद्ध कवियों की परंपरा को मान्यता देता था, लेकिन ये लक्षणों के पालन में उतने कठोर नहीं थे जिस प्रकार लक्षणों का पालन रीतिबद्ध कवि किया करते थे, वैसे लक्षणों का पालन रीति सिद्ध कवि नहीं करते थे। ठीक है, काव्य शास्त्र के कुछ लक्षण होते हैं, उनकी बात कही जा रही है यहाँ पर। इसके बाद तीसरे प्रकार के जो कवि आते हैं वो आते हैं रीति मुक्त कवि। तो ये जो कवि थे वो रीतिकालीन विषय वस्तु के अनुरूप काव्य रचना नहीं करते थे। ठीक है, जिस तरीके के रीतिकाल में विषय वस्तु थे उनके अनुरूप वो काव्य रचना नहीं करते थे। और इन्होंने ना स्वच्छंदता का मार्ग अपनाया था और अपनी कविताओं के अंदर निजी प्रेम अनुभूति को स्थान दिया था। ठीक है, रीति मुक्त कवियों की जो रचनाएं थी वो अधिक तो जो थी वो व्यक्तिगत और स्वतंत्र विचारों से प्रेरित होती थी। ठीक है, ये थोड़ा सा परिचय था प्रस्तावना के अंदर। अब हम विस्तार से अगर हम देखेंगे तो रीति काव्य की प्रमुख कवि कौन कौन से वो बात करेंगे। तो रीति काव्य में 3 प्रकार के प्रमुख कवि थे, रीतिबद्ध कवि, रीतिसिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि। तो रीतिबद्ध कवि जो थे उनमें भी ना कवियों की कई श्रेणियां हमें देखने को मिलती है, जैसा ऊपर भी बताया था हमें। ठीक है, तो उन्हीं के ना प्रमुख रूपों की जो अलग अलग श्रेणियां थी, जो कोटियां थी, उनको हम देखेंगे। ठीक है, रीतिबद्ध कवि के अंदर तो सबसे पहले इसके अंदर आते हैं सर्वांग निरूपक कवि। ये रीतिबद्ध की श्रेणियां हैं। तो पहली श्रेणी आती है सर्वांग निरूपक कवि की। तो इन कवियों ने काव्य के सभी अंगों की व्याख्या की और उदाहरण के रूप में कविताएं भी रची थी। जैसे कि अगर हम बात करें काव्य के अंग कौन कौन से होते हैं, कि हमें एक काव्य के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। रस होते हैं, अलंकार होते हैं, छंद होते हैं, आदि अन्य भी अंग होते हैं काव्य शास्त्र के अगर अनुसार हम देखें। ठीक है, तो इन कवियों ने उन सभी की ना व्याख्याएं की थी और उदाहरण के रूप में कविताएं रची थी। ठीक है, इस सर्वांग कवि के जो प्रमुख कवि हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। चिंतामणि, कुलपति मिश्र, देव और भिखारी दास। इसके बाद दूसरे आते हैं विशिष्टांग निरूपक कवि। ठीक है, तो इन कवियों ने काव्य के एक या अधिक अंगों की व्याख्या की, लेकिन काव्य के सभी अंगों का जो निरूपण था वो नहीं किया था। जैसे ऊपर वाले में हमने देखा उन्होंने सभी अंगों की व्याख्या की थी काव्य की, इन कवियों ने क्या किया, एक या उससे अधिक अंगों की व्याख्या की, लेकिन सभी अंगों का निरूपण नहीं किया काव्य के अंदर। जो भाषा भूषण एक रचना है, उसके रचनाकार अगर हम देखें तो वो थे जसवंत सिंह। ठीक है, और दूसरा था शिवराज भूषण के जो रचनाकार थे वो भूषण थे। तो उनको ना काव्य के एक विशिष्ट अंग के निरूपक आचार्य के रूप में जाना जाता है, जिसे हम जैसे कि अलंकार। ठीक है, उन्होंने अलंकार का अधिक प्रयोग किया था। इसके बाद आगे है मतीराम ने अलंकार पर ललित ललाम तथा श्रृंगार रस पर रसराज लिखा था। ठीक है, लेकिन इनको भी विशिष्टांग निरूपक कवि माना गया है। ठीक है, क्योंकि ना इनका जो रचनाएं थी वो श्रृंगार रस तक ही सीमित थी। ठीक है, उन्होंने सिर्फ श्रृंगार रस तक ही अपनी रचनाएं लिखी, उनसे ही संबंधित, इसीलिए। इसके बाद आते हैं रस निरूपक कवि। तो इन कवियों ने रस के निरूपण पर विशेष ध्यान दिया और रस से संबंधित कविताएं भी रची थी। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो कौन कौन से आते हैं, एक तो सर्वरस निरूपक कवि आते हैं। ठीक है,
रस निरूपक कवि के अंदर। तो इन कवियों ने सभी रसों का विवेचन किया था, जैसे श्रृंगार होता है, वीर होता है, रौद्र रस होता है, ठीक है, जितने भी रस होते हैं उन सभी का इन्होंने विवेचन किया। और इसके जो प्रमुख कवि थे वो थे पद्माकर, रसलीन और बेनी प्रवीण। इसके बाद आते हैं श्रृंगार निरूपक कवि, ठीक है। तो इन कवियों ने श्रृंगार रस पर विशेष ध्यान केंद्रित किया था और नायक नायिका भेद को प्राथमिकता दी थी। इसके जो प्रमुख कवि आते हैं वो आते हैं मतीराम, कृष्णदेव भट्ट, ठीक है। इसके बाद अगले जो श्रेणी के कवि है वो हैं अलंकार निरूपक कवि। तो अलंकार निरूपण के माध्यम से काव्य चमत्कार पैदा करने का प्रयास किया गया था अलंकार के द्वारा, ठीक है। तो प्रमुख कवि की अगर हम बात करें तो वो थे महाराजा जसवंत सिंह, मतीराम, भूषण, पद्माकर और गोप। इसके बाद आते हैं छंद निरूपक कवि। तो इन कवियों ने छंद के विभिन्न रूपों का विश्लेषण किया और कविताएं रची थी। हालांकि अगर हम देखें तो आज के समय में इन कवियों का काव्य विशेष जो है वो उतना उल्लेखनीय नहीं है, ठीक है। और इसके जो प्रमुख कवि थे वो थे मुरलीधर, भूषण और सुखदेव मिश्र। अब हम बात करेंगे रीतिबद्ध कवि के बारे में, ठीक है। तो रीतिबद्ध का जो प्रारंभ और केशव दास का क्या योगदान रहा, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो रीति काव्य की जो परंपरा थी वो भक्ति काव्य के बाद शुरू होती है। आपको पता होगा पहले भक्ति काल आता है, फिर उसके बाद रीति काल आता है, जिसे, ठीक है। तो केशव दास का अगर हम समय की बात करें तो 1555 से लेकर 1617 ईस्वी तक रहा। तो केशव दास ने रीति काव्य की शुरुआत की थी और खासकर उनके जो ग्रंथ है रामचंद्रिका में जो है अलंकारों और चमत्कार की प्रवृत्ति हमें स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। और इसके बाद आते हैं चिंतामणि पर। तो चिंतामणि का अगर समय काल देखें तो 1600 से लेकर 1680 ईस्वी तक रहा। तो चिंतामणि ने रीति काव्य की अविच्छिन्न परंपरा शुरू की और काव्य के सभी अंकों की भी चर्चा की थी। इसके बाद अगर हम देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशव दास को जो है रीति काव्य का पहला आचार्य माना जाता है, ठीक है। रीति काव्य का पहला आचार्य किसे माना जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो केशव दास को पहला आचार्य मानते हैं रीति काव्य का, ठीक है। अब प्रमुख रीतिबद्ध कवि और उनके योगदान देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आचार्य केशव दास की। तो इनके ग्रंथ अगर हम देखें तो इनके ग्रंथ हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, ठीक है। और विशेषता अगर हम देखें तो इन ग्रंथों में ना रस, अलंकार और छंद का निरूपण किया गया है। इनसे ही संबंधित अधिक रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। और महत्व अगर हम देखें तो संस्कृत साहित्य शास्त्र के काव्यांगों का हिंदी में विश्लेषण करने वाले ये पहले कवि रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरे कवि आते हैं वो है चिंतामणि। तो इनके ग्रंथ अगर हम देखें तो वो है रस विलास, कविकुल, कल्पतरु और काव्य विवेकक, ठीक है। विशेषता अगर हम देखें तो सर्वांग निरूपक आचार्य कवि रहे हैं ये, ठीक है। और इन्होंने रस, अलंकार और छंद का गहरा विवेचन भी किया। और प्रसिद्ध कविता अगर हम देखें तो उसके अंदर हमें ग्रस्त प्रेम का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है, जैसे कि पत्नी का आलिंगन करना। इसके बाद तीसरे कवि आते हैं देव। तो इनके ग्रंथ अगर हम देखें तो वो है भाव विलास, रस विलास, शब्द रसायन, ठीक है। विशेषता अगर हम बात करें इसकी तो श्रृंगार और प्रकृति का सुंदर हमें चित्रण देखने को मिलता है, ठीक है। और प्रसिद्ध कविता अगर हम देखें तो बारिश में श्याम के साथ झूलने का दृश्य इसमें दिखाई देता है हमें, ठीक। इसके बाद आते हैं भिखारी दास। तो ग्रंथ अगर हम देखें इनके तो वो है रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, ठीक है। विशेषता की अगर हम बात करें इन काव्य की तो इसमें हमें सहज भाव देखने को मिलता है, शब्द आडंबर हमें देखने को मिलता है और साथ ही में चमत्कार से बचते हुए सरलता और संयम के काव्य भी रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। और प्रसिद्ध कविता की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमें संयोग श्रृंगार का चित्रण हमें देखने को मिलता है, जैसे कि गोपियां कृष्ण को देखकर सुध-बुध खो देती हैं। ये क्या है? संयोग श्रृंगार का चित्रण किया गया है इसमें। इसके बाद आते हैं पद्माकर, अगले कवि। तो ग्रंथ अगर हम देखें तो इनका है पद्माभरण और जगत विनोद। विशेषता की अगर हम बात करें तो वो रहता है सर्वरस निरूपक और अलंकार निरूपक कवि रहे हैं ये, ठीक है। प्रसिद्ध कविता कौन सी थी? सामंती दरबार का यथार्थपूर्ण चित्रण किया इन्होंने और शीत ऋतु में दरबार की सजावट और विलासिता का भी चित्रण इन्होंने किया है। इसके बाद आते हैं अगले कवि, वो है मतीराम। तो ग्रंथ की अगर हम बात करें तो वो है रसराज, ललित ललाम और छंदसार, ठीक है। विशेषता अगर हम देखें तो श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद पर इनका विशद कार्य इन्होंने किया। और प्रसिद्ध कविता में अगर हम देखें तो गृहस्थ जीवन के स्वाभाविक चित्रण ये करते हैं, जैसे पति का पत्नी को दिन में बुलाना, ठीक है। इसके बाद अगले कवि हैं भूषण। तो ग्रंथ अगर हम देखें इनके तो वो है शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। विशेषता की अगर हम देखें तो वीर रस के कवि रहे हैं ये और शिवाजी के पराक्रम और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन इन्होंने किया है। प्रसिद्ध कविता अगर हम देखें तो शिवाजी के युद्ध कौशल और पराक्रम का गाथाएं इन्होंने लिखी हैं उसके अंदर।
इसके बाद अगर हम देखेंगे इसका ही निष्कर्ष रीतिबद्ध कवि का, तो रीति काव्य में विभिन्न काव्यांगों का विवेचन हमें देखने को मिलता है और विशेष ध्यान से उनका चित्रण किया गया है। इन कवियों ने क्या किया था, इन कवियों के जो योगदान ने हिंदी काव्य की संरचना, रस, अलंकार और छंद की समझ को समृद्ध किया था। ठीक है, रीति काव्य की सहजता, भावनाओं का गहरा चित्रण और जीवन के विभिन्न पहलुओं का उद्घाटन भी किया गया है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करेंगे रीति सिद्ध कवि की। ठीक है, तो रीति सिद्ध कवि की अगर हम परिभाषा देखें तो रीति सिद्ध कवि वे होते हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र यानी कि जो रीति पर ग्रंथ नहीं लिखे थे। ठीक है, जैसा हमने ऊपर भी पढ़ा था, लेकिन अपनी रचनाओं में वो रीतिबद्ध कवियों द्वारा स्थापित मानकों का उन्होंने पालन किया। उनकी कविताओं में रीतिकालीन दरबारी संस्कृति का प्रभाव जो है हमें दिखाई देता है। ठीक है, रीति सिद्ध कवियों का उद्देश्य काव्य शास्त्र की शिक्षा देना नहीं था, बल्कि तत्कालिक जो दरबारी रुचि के अनुरूप सुंदर, सरस और रोचक काव्य की रचना करना था। ठीक है, अब हम प्रमुख रीति सिद्ध कवि के अगर हम देखें तो वो कौन कौन से हैं, बिहारी, सेनापति, बेनी और कृष्ण कवि इस कोटि के मुख्य कवि रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक बिहारी की। तो इनका जीवन काल था देखें तो 1595 ईस्वी से लेकर 1663 ईस्वी तक रहा। रचना अगर हम देखें तो बिहारी सतसई इन्होंने लिखा है, ये एकमात्र ग्रंथ है इनका। और मुख्य विषय देखें तो बिहारी ने नीतिपरक, भक्तिपरक और श्रृंगारपरक रचनाएं की हैं, परंतु उनकी जो ख्याति थी वो मुख्यतः श्रृंगार काव्य के लिए ही थी। ठीक है, अब हम उनकी कविताएं की अगर हम बात करें तो उनकी कविताएं तत्कालीन सामंती जीवन और भोगवादी प्रवृत्तियों का चित्रण करती है, अभी के समय की भी। ठीक है, जो भोगवादी और सामंती जीवन है उनकी प्रवृत्तियों का चित्रण उनकी कविताओं में हमें देखने को मिलता है। अब इनको जो ख्याति मिली थी वो श्रृंगार रस की तरह की वजह से मिली थी। तो संयोग श्रृंगार में अगर हम देखें तो आपको पता होगा श्रृंगार रस में दो तरह का श्रृंगार देखने को मिलता है, संयोग और वियोग का। तो सबसे पहले हम संयोग श्रृंगार की बात करेंगे। तो बिहारी जो थे वो नायक नायिका के भाव, व्यवहार और चेष्टाओं के चित्रण में निपुण थे। उदाहरण के लिए यहाँ पर लाइन दी हुई है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना, मैं बता ही देती हूँ। बदरस लालच लाल की मुरली धर लुकाई, सो करे बोहनु हंसे दैन कहे नटी जाए। ठीक है, तो राधा कृष्ण की मुरली छुपा लेती है और कृष्ण शपथ देकर मांगते हैं, पर राधा बोहों से मुस्कुराकर इशारा करती है और मुरली लौटाने से इनकार कर देती है। ऐसा इसका तात्पर्य है। अब अगर हम बात करें वियोग श्रृंगार की, तो इस बिहारी जो है वियोग के चित्रण में अतिशयोक्ति का सुंदर प्रयोग करते हैं। ठीक है, अतिशयोक्ति एक अलंकार होता है, आपको पता होगा। तो उदाहरण यहाँ पर दिया है कि आड़े दे आले बसन जाड़े हु की राती, साहस कै के नेहबस सखी सबे ढिग जाती। तो विरह से तप रही नायिका के पास सखियां जाड़े की रात में भी गीले वस्त्र ओढ़कर ही साहस जुटाकर जाती हैं। तो रूप वर्णन में अतिशयोक्ति हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर कई सारे उदाहरण हैं, वो आप ना खुद से भी पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि आप अगर अपने एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो एक दो एग्जाम्पल भी देते हैं, उदाहरण देते हैं, तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जब टीचर पढ़ता है कि आपको, हाँ आपको कुछ तो आता है पेपर में, है ना। इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो नीतिपरक रचनाएं इन्होंने लिखी। तो बिहारी ने नीतिपरक कविताओं में बौद्धिकता और गूढ़ता का परिचय दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी उदाहरण दिया गया है नीतिपरक रचना के, तो आप देख लेना। विशेषताएं अगर हम देखें तो सरस काव्य इन्होंने लिखे। तो रीति सिद्ध कवियों ने काव्य को रोचक और मनोरंजन बनाने पर जोर दिया था। ठीक है, संयोग और वियोग का सुंदर वर्णन हमें देखने को मिलता है। नायक नायिका की चेष्टाओं और भावनाओं को मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया। अतिशयोक्ति का वर्णन हमें देखते हैं इसमें। तो रूप, प्रेम और विरह के वर्णन में अतिशयोक्ति का प्रभावशाली उपयोग किया है इन्होंने। सामंती जीवन का चित्रण भी इन्होंने किया। तो उनके काव्य में हमें उस समय के सामंती समाज का भोगवादी और विलासी रूप, जो स्वरूप है, वो झलकता है, दिखाई देता है। नीति परकता हमें देखने को मिलती है इनकी कविताओं में। तो कई कविताओं में बौद्धिकता और जीवन व्यवहार से जुड़े व्यवहारिक शिक्षाएं भी दी गई हैं। ठीक है, अगर हम देखें निष्कर्ष तो रीति सिद्ध कवियों ने रीति काव्य को समृद्ध बनाया और इसे तत्कालीन दरबारी रुचि के अनुरूप ढाला। बिहारी जो है वो इस श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, जिनकी बिहारी सतसई रीति काल की उत्कृष्ट रचना है। ठीक है, इसके बाद ये रीति मुक्त कवि का टॉपिक है, ये हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पर ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का ये जो टॉपिक है इसको पूरा कवर कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये आप परचेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके। ठीक है, ग्रुप में जुड़ के आप मैसेज कर सकते हैं या डीएम कर सकते हैं
और आपको PDF मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।